ओके अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? थोड़ा है सर। ओके ठीक है, थैंक यू। तो सेक्शन 17, फ्रॉड। फ्रॉड सेक्शन 17 क्या बताते हैं? तो सबसे पहले चलो डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं, आफ्टर दैट बाकी और वाइज भी देखते हैं। तो फ्रॉड होता क्या है? ये वर्ड हम लोग डेली लाइफ में बहुत सुनते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है ना? ये बातें हम लोग बहुत करते हैं कि धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो ये धोखा फ्रॉड कोई साधारण वर्ड नहीं है ये धोखा या फ्रॉड होना ये कोई भी बोलता है, मतलब एक लेमैन, मतलब जो कुछ नहीं जानते, हाँ, लेबर टाइप में जो है वो भी बोलते हैं, अनपढ़ जो है वो भी बोलते हैं, इलिटरेट पर्सन भी यूज करते हैं। इवन हम लोग अपने घर में जो हमारे घर में जो काम काम करते हैं ना, जो मौसी लोग, वो लोग भी बोलते हैं, पता है फ्रॉड हो गया, पता है धोखा हो गया मेरे साथ। हाँ, तो ये जो बातें हर कोई यूज करता है, तो ये ऐसे ही यूज नहीं करता, ठीक है? ये एक्चुअल में रियल में है। अंडर सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अंडर सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये सब के बारे में डिस्कशंस किया हुआ है। तो डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड आपको ये बताते हैं कि fraud means and includes any one of the following acts committed, any of the following acts committed a party to a contract or with his convenience, sorry, with his convenience or by his agent with an intent to deceive another party। मतलब इंटेंशन क्या है? डिसीव का करना मतलब सर किसी को प्रताड़ित करना। आप प्रताड़ित वर्ड सुने हो क्या? ठीक है, मतलब किसी को धोखा देना। प्रताड़ित मतलब किसी को धोखा देना, मतलब ये उसका मेंटेलिटी ऐसा रहता है, इंटेंट मींस मेंटेलिटी। उसका मेंटेलिटी ऐसा है कि तू डिसीव अनदर पार्टी, कैसे भी करके किसी को धोखा देना ही उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। ठीक है, मैं आपको आज बहुत तरह का धोखाधड़ी का बात कहूंगा। कुछ चीजें आपको शायद पसंद आ जाए, कुछ चीजें शायद आपको ना समझ में आए, किसी मैटर पे आप थोड़ा चुप रहोगे, लेकिन पता नहीं सर क्या चीज मैं आपको बताऊंगा, मुझे भी नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको शायद मैं बोल दूं। तो डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी को एक तरह का इंड्यूस करके कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती लाना और फिर कॉन्ट्रैक्ट करा देना। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने से वॉइड भी हो जाएगा। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, मतलब मेन थिंग जो है कि जो सच नहीं है, ठीक है, बाई वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, बाई वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाई वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। द एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब यही कि मतलब आप किसी को वो चीज बोल रहे हो, मतलब एक्टिव कंसीलमेंट मतलब क्या बताऊं सर, मतलब जो है नहीं आप वो जबरदस्ती उनको समझा रहे हो। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, मतलब वो चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप किसी को एक गलती की तरह समझा रहे हो। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ठीक है, मतलब किसी को प्रॉमिस कर रहे हो पर वो परफॉर्म करने का कोई मन ही नहीं है। ठीक है मतलब ऐसा हम लोग बहुत करते हैं ना, कि हम एक दूसरे को वादा करते हैं और फिर गाना बनाते हैं, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसीलिए गाने में ये लाइन यूज किया गया है कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। हाँ, बाकी आगे का लाइन आप जानो, गुनगुनाओ लेकिन बात यही है कि वादा करके भूल जाने को फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, ये जो आजकल ब्रेकअप सॉन्ग्स बहुत चल रहा है, ठीक है, वो सिखाया रणवीर सिंह ने, सॉरी रणवीर कपूर ने सिखाया ब्रेकअप सॉन्ग। तो वादा करके भूल भी जाना बहुत एक नॉर्मल बात हो गया है, लेकिन वही बात है कि प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या फिर किसी भी और तरह का घटनाएं घटाना किसी को प्रताड़ित करने के लिए ही बहुत खतरनाक टाइप का हो सकता है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी अ फ्रॉडुलेंट, या फिर ये बाकी ऊपर का चार तो समझ में आ रहा है। 5 नंबर पॉइंट ये बताते हैं कि
कोई ऐसा एक्ट मतलब कुछ करना, कोई एक्ट मतलब यहाँ कानून भी हो सकता है, या एक्ट का मतलब यहाँ पर कोई किसी भी तरह का एक्टिंग, मतलब कोई घटना है घटाना, ठीक है, मतलब कुछ कुछ करना, ठीक है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, मतलब लॉ उसको फ्रॉड बताते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो भी फ्रॉड का पार्ट है। तो ऐसा बहुत सारे चीजें आज अभी बातें करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन टू 17। सबसे पहले फ्रॉड में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉड में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स, मतलब मेयर साइलेंस मतलब आप समझते हो ना, चुप्पी। क्या आपका चुप्पी, अगर आप किसी मैटर पे चुप हो, तो अगर आप चुप हो तो क्या वो फ्रॉड है या फिर वो सही है, ठीक है। मतलब हो सकता है किसी मैटर पे आप हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं उसको हाँ समझू या ना समझू, इट्स डिपेंड सीरियसली। आपका चुप को हाँ समझा जाए या ना समझा जाए, ये सीरियसली डिपेंड करता है। तो इसलिए लॉ कहता है, सेक्शन 17 कहते हैं कि मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in its behalf equivalent to speech। सर ये जो है तीनों लाइन, ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं ना, बड़ा सुविधा होगा। डायरेक्टली समझोगे फालतू में इधर उधर का बातें होगा, तो क्यों ना एग्जाम्पल यूज किया जाए जब है मैट में। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी, ए बी को ऑक्शन करके कुछ सेल कर रहा है। ए ऑक्शन में कुछ सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है ऑक्शन में? आप लोग ऑक्शन समझते हो ना, एक ऑक्शन हॉल होता है, वहां पर कोई भी चीजों का ऑक्शन होता है, ठीक है। लाइक एंटिक चीजों का ऑक्शन हो सकता है। जैसे मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि मेरा पापा जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ वुड का काम करते हैं सर, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसका काम करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, वो उस तरह का जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको ऑक्शन में डालते हैं। जैसे अभी मैं घर आया ना, तो पापा मेरे को कम से कम 4 से 5 बार, हाँ बेटा उस दिन ऑक्शन है, थोड़ा कर देना, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन में ऑक्शन होता है, ठीक है। ऑनलाइन में ऑक्शन होता है, नॉट ड्यू टू लॉकडाउन, ये बहुत दिन हो गया कि इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जो ऑनलाइन में होता है, तो ऑक्शन भी आजकल ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही ऑक्शन हो रहा है कि नीलाम कुछ चीजें हो रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट का फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो भी ऑक्शन में डाला जाता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, यहाँ पर भी इसी तरह का एक ऑक्शन हो रहा है। अगर किसी को ऑक्शन पैटर्न समझना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि ऑक्शन पैटर्न रियल में कैसे होता है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको ऑब्वियसली आइडिया दूंगा। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स, क्या बेच रहा है ऑक्शन में? हॉर्स बेच रहा है। विच ए नोज टू बी अनसाउंड, ए को पता है, ए को पता है कि ये जो हॉर्स है ये अनसाउंड है। अनसाउंड मतलब आप समझ रहे हो ना, घोड़ा अगर बिगड़ गया तो ये बिगड़ा हुआ घोड़ा है। दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ, हेलो म्यूट करो, म्यूट कर लो यार। नम्रता म्यूट करो। बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ गया था। ओके। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड, ए को पता है कि वो पागल है, मतलब जो ऑक्शन कर रहा है, ऑक्शन में जो बेच रहा है उसको पता है कि वो घोड़ा जो है वो पागल है। ए सेज नथिंग टू बी, ए ने बी को कुछ नहीं बोला अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, ये घोड़ा पागल घोड़ा है इसके बारे में ए ने बी को कुछ नहीं बोला। लॉ कहते हैं, लॉ कहता है कि दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ए, लॉ कहता है कि ए ने फ्रॉड नहीं किया, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ए, नॉट अ फ्रॉड बाय ए, ये लॉ कहता है। क्यों कहते हैं आपको मैं समझाता हूं, ठीक है, लेकिन उससे पहले बाकी एग्जांपल्स थोड़ा देख लेते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि क्यों फर्स्ट एग्जांपल में ए ने जो बी को घोड़ा बेचा, और जो घोड़ा पागल है, ठीक है, जो हॉर्स एक अनसाउंड हॉर्स है, लेकिन ये अनसाउंड हॉर्स सेल करना थ्रू ऑक्शन इज नॉट अ फ्रॉड हियर। तो
आगे बात बढ़ाते हैं, चलो एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 में क्या कहते हैं, बी इज एज डॉटर। बी कौन है? बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, मतलब उसका बस अभी 18 होने वाला है, या हुआ है। B is A's daughter and has just come of age. Here, the relation between the parties should make it A's duty to tell B if the horse is unsound. अगर बाई चांस B के साथ A का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर B जो है, B और A के बीच में जो भी बातें चल रहा है रिगार्डिंग हॉर्स, तो B को A को बोल देना चाहिए कि वो घोड़ा अनसाउंड है, बिकॉज उनके बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, कि वो इनका बेटी है। तो यहाँ पर अगर वो नहीं बोलता है तो एक तरह का क्या हो जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना, क्योंकि आप समझते हो कि अगर देखो कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर भी पापा है या माँ है, वी डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू से कि कोई भी पेरेंट्स अपने बेटी के साथ धोखा तो नहीं करना चाहेगा ना, मतलब नॉर्मल सेंस में, बट कर सकता है ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस ना बहुत क्लोज में ही होता है सर, क्या बताऊं आपको, शायद आप लोगों को ऐसा, मतलब ऐसा सच बोलना नहीं चाहिए, बट सीरियसली इन आवर वर्ल्ड, इन आवर टिपिकल वर्ल्ड, मतलब देयर इज अ टिपिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, टिपिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, टिपिकल पार्ट इन द सेंस मतलब एक टिपिकल कॉन्सेप्ट के साथ भी ना कुछ वर्ल्ड में लोग जीते हैं। ऐसा लोग आप देखोगे ना तो आपको सच में चिंता हो जाएगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हम लोग नॉर्मली खबर में पढ़ते हैं कि एक मतलब पापा ने बेटी को मार दिया, माँ ने हस्बैंड को मार दिया, अपने ही हस्बैंड को मार दिया, या फिर इस तरह का कुछ भी, ठीक है, अपने ही बेटा अपने पापा को मारने जा रहा है या फिर समथिंग लाइक दैट। तो ये कब ऐसा होता है, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में होते हैं, बट ऐसा हो रहा है बहुत चारों तरफ, मेरे कान में भी आते हैं, इवन सम ऑफ माय क्लोज में भी कुछ है ऐसा। तो जब भी ऐसा होता है सुनने में बहुत खराब लगते हैं, बट ऐसा होता है। तो बेसिकली कहना ही है कि बी जो है ये ए मतलब बी यहाँ पर कौन है, बी यहाँ पर ए का बेटी है, डॉटर है ए का। तो यहाँ पर बी का मतलब ये यहाँ पर बी को ए को बोल देना चाहिए, सॉरी ए को बी को बोल देना चाहिए कि जो भी हॉर्स तुम ले रहे हो ये पागल है, नहीं तो ये अंडर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और ड्यू टू अंडर इन्फ्लुएंस ये ऑटोमेटिकली वॉइडेबल हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो ना? हेलो, एग्जाम्पल 2 समझ Yes, में आ sir. रहा है ना? Yes, sir. बिकॉज ये अंडर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बिकॉज रिलेशनशिप है, पेरेंट्स डॉटर रिलेशनशिप है या फिर मदर डॉटर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो मदर है या पेरेंट्स है मतलब फादर है, वो तो ऑब्वियसली एक गुड पोजिशन पे है, एक इन्फ्लुएंसिंग पोजिशन पे है। हम क्या सोचेंगे कि मेरा पापा मेरे साथ धोखा करेगा, मुझे एक खराब घोड़ा देगा, एक पागल घोड़ा देगा जिसमें चढ़ के मैं मर जाऊं, नॉर्मली मैं सोच नहीं सकता ना। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है तो फिर ये अंडर इन्फ्लुएंस है और ये ऑटोमेटिकली वार्डेबल हो जाता है। तो ये बोल देना जरूरी है, ये ए का ड्यूटी है, ये ए का ड्यूटी है कि वो बी को बोले कि हाँ घोड़ा पागल है, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट। जस्ट वेट, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ। एग्जाम्पल 3 देखो, बी सेज टू ए, बी ए को बोल रहा है इफ यू डू नॉट डिनाई इट, प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर तुम डिनाई नहीं करते हो, डिनाई मतलब ना नहीं करते हो, आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। बी सेज टू ए, बी ए को कह रहा है कि अगर तुम मुझे घोड़ा देने में डिनाई नहीं करते हो, आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। और यहां पर ए ने कुछ नहीं बोला, मैं मान मतलब अगर तुम डिनाई नहीं करते हो कि सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ घोड़ा ठीक है ना, तो अगर तुम कुछ भी नहीं डिनाई नहीं करते हो, नहीं नहीं या कुछ भी नहीं बोलते हो, तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये घोड़ा सही है, घोड़ा इज साउंड मतलब घोड़ा पागल नहीं है। ए ने सिमिलरली कुछ नहीं बोला, ये पहले ही ए और बी के बीच में बात हो चुका था। बी सेज टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर तुम डिनाई नहीं करते हो लेने में, ठीक है, आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए सेज नथिंग, और जैसे ही टाइम हुआ ए ने कुछ नहीं बोला, ए ने कुछ नहीं बोला। हियर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, बिकॉज पहले ही दोनों के बीच में बात हो चुका था कि कैसे डील करना है, कि अगर तुम कुछ नहीं बोलते हो, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड एंड ए सेज नथिंग। ए ने कुछ नहीं बोला, और ए का चुप्पी, यहां पर ए ने जो चुप रहा, ए का साइलेंस, ए का चुप्पी, चुप्पी इन द सेंस मैं बंगाली लिख दिया, सॉरी, ये चुप है ना, ये चुप है, साइलेंट एकदम चुप,
ए का चुप्पी यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट टू स्पीच है, मतलब वो कुछ कह रहा है। ए का चुप्पी उसका स्पीच है, वो कुछ कह रहा है। हर घर कुछ कहते हैं, यहाँ पर चुप्पी कुछ कह रहा है। चुप्पी यही कह रहा है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट सही हो रहा है, बिकॉज पहले ही दोनों के बीच में बात बन चुका था। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, जब भी मैं तुझे बोलूँ ना, तू बस ना आंख दिखाना या इशारा कर देना, इसका मतलब पहले से कुछ तय था। हेलो, समझ में आ रहा है? वो हम लोग आंखों आंखों में इशारा नहीं करते, हाँ, कि जब मैं ऐसा बोलूं तू बस ना अपना बाएं उंगली को, उंगली का जो अपना जो सबसे छोटा उंगली है उसको ना अंदर कर देना, इसका मतलब मैं समझ लूंगा हाँ है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, मतलब पहले से ही कुछ एक इशारे इशारे में बातें आप लोग अपने अंदर सेटिंग कर चुके थे। तो ये ऑटोमेटिकली, अगर ये जो है इस तरह का साइलेंस अप्रोच से बहुत बार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड है और इस तरह का चलेगा। मतलब यहाँ पर मेयर साइलेंस इज वैलिड, यहाँ पर मेयर साइलेंस इज वैलिड। बट देखो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रहा है ना कि साइलेंस वैलिड होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल 4 देखो और मजा आ जाएगा। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर, दोनों ट्रेडर है। हाँ बोलो बोलो। স্যার বলছিলাম যে যদি পরে বি জানতে পারে যে ওর হর্সটা আনসাউন্ড তখন কি ও ক্লেম করতে পারবে? না, যদি মানে বি এর এই কেসটাতে, বি সে এই কেসটাতে তো ডিনাই করার ব্যাপারটাতে হ্যাঁ হ্যাঁ না ক্লেম করতে পারবে না, বিকজ ওরা শুরুতেই বলে দিয়েছিল না, वो लोग स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि जो भी बातें होगा चुपचाप से होगा। और ये ऑलरेडी ये लोग बोल दिया था ना, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर तुम डिनाई नहीं करते हो तो मैं मान लूंगा घोड़ा साउंड है। तो ये तुम लोग अपने से, मतलब ये ए और बी के बीच में अपने से तय हो गया था। अगर बाद में पता चला कि घोड़ा साउंड नहीं है तो यहाँ पर बी ऐसे क्लेम नहीं कर सकता, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं क्लेम कर सकता, नहीं कर सकता क्लेम। एग्जाम्पल 4 देखो। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर, दोनों बिजनेस करता है, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ए के पास कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ऑफ चेंज इन प्राइस व्हिच वुड अफेक्ट बीज विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ए और बी दोनों बिजनेस करता है, ठीक है। ए एंड बी दोनों बिजनेस करता है। सपोज चलो बिजनेस किस चीज का करेगा, सपोज गोल्ड डीलर है, गोल्ड का डीलिंग करता है। ए एंड बी दोनों ट्रेडर है, गोल्ड का डीलिंग करता है। जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूं। ए के साथ बी का जो डील हो रहा है, ए बी को गोल्ड दे रहा है और बी किसी और को देगा, सपोज सी को देगा या डी को देगा या ई को देगा, ठीक है। ए के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन ये है, गोल्ड रिलेटेड मार्केट में ए के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि मार्केट में शायद गोल्ड का प्राइस लो हो जाएगा। इसके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि गोल्ड का प्राइस लो हो जाएगा इन फ्यू डेज, लेकिन ए ने जानबूझ के हाई रेट लगा के बी को सेल कर दिया। तो जस्ट आप लोग सोचो कि कुछ ही दिनों में मार्केट में दाम कम होने वाला है, ए के पास ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन था, बी को पता नहीं था कि मार्केट में गोल्ड का प्राइस लो होने वाला है, तो वो आज के रेट में, हाई रेट में वो गोल्ड परचेज कर लिया। तो अगर बी ने हाई रेट में परचेज कर लिया और बाद में जब बी सी को, डी को या ई को सेल करने के लिए जाएगा, लैटर, हाँ, सेल करने के लिए जाएगा जस्ट फ्यू डेज आफ्टर, तो इन द मीन टाइम सी को, डी को, ई को पता चल जाएगा ना कि मार्केट में गोल्ड प्राइस लो है, गोल्ड प्राइस लोअर हो चुका है, लेकिन बी उसको हायर रेट मांग रहा है और बी के पास और कोई उपाय नहीं है, बिकॉज बी ऑलरेडी हाई रेट में ऐसे परचेस कर चुका है। तो ए को पता था कि अगर वो हाई रेट में दे रहा है तो बी को सेल करने में दिक्कत होगा, बी विल बी इन ट्रबल। बट फिर भी ए ने कुछ नहीं बोला। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ए ने सही किया? क्या ए को बोल देना चाहिए था कि मार्केट में गोल्ड का प्राइस कम होने वाला है, जो जब कम हो जाएगा तब आके ले लेना? ऐसा বলা তো উচিত नहीं ছিল। না স্যার না স্যার स्नेहाशीष कह বলা रहा উচিত है, ছিল না স্নেহাশিস कह रहा है कि यस बोला उचित छिलो। ओके, स्नेहाशीष बोलছে না बोला স্যার उचित छिलो, यस, मतलब स्नेहाशीष फॉर्म में है। अरिजीत का आवाज मुझे आया, अरिजीत का कहना है कि नो, मतलब अगेंस्ट में है कि बोलना नहीं चाहिए था।
और किसको क्या लगता है? नहीं सर। इनकी को भी लग रहा है नहीं। एनी अदर कमेंट फ्रॉम एनीवन? किसी और को कुछ लग रहा है? विशाल क्या लग रहा है? विशाल सर बोलना चाहिए। बोलना चाहिए था। विशाल भी इन फॉर। ओके, विशाल स्नेस इसके। अच्छा कितना? अच्छा विशाल भी फॉर है। प्रिया क्या लगता है, फॉर या अगेंस्ट? प्रगति, निकिता, नम्रता क्या लग रहा है? ओके। A and being traders entered into a contract. A has a private information of a change in price which should affect B's willingness to proceed. A is not bound to inform B. लॉ कहता है कि A is not bound to inform B. A B को कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन देने में बाध्य नहीं है और बोलना जरूरी भी नहीं है, बिकॉज ये टोटली बिजनेस डील है और इसमें B को पता होना चाहिए ना। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, ये आपका इग्नोरेंस है। आप जिससे बिजनेस करते हो वो आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें उसको फायदा है। वो बाद में अगर शायद आप उनको आके बोलते हो क्या मुझे बताया नहीं, तो ये भी जस्ट सिंपल बोलेगा मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं था, इग्नोर कर देगा। और करेंटली तो इसको प्रॉफिट हो गया ना। सर एवरीथिंग इज फेयर, दिस इज टोटली फेयर। यहाँ पर ए का प्रॉफिट बुकिंग में नो प्रॉब्लम। ए ने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुक किया इसमें कोई खराबी नहीं है। इट्स टोटली मार्केट डिपेंडेंट। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। इट्स जस्ट एजम्पशन, जस्ट एजम्पशन। लेकिन ये सही हो गया। यहाँ ए को जरूरी नहीं था बोलना, एकदम जरूरी नहीं था। ये हमारे पाड़ा में कुछ जो लोग प्यार वगैरह करते हैं हम लोगों से, जानते हैं, वो बोलता है ठीक है अब दाम थोड़ा हाई है, जब दाम थोड़ा कम होगा तब वो के लेके जाना, वो अलग बात। ठीक है, ऐसा इस ऐसा लेवल में बिजनेस नहीं होता, इस तरह से बिजनेस डील नहीं होता। बिजनेस डीलिंग का एक अपना जगह होता है। बिजनेस डीलिंग में इस तरह का इमोशंस कभी नहीं आता। मतलब ये कुछ ऐसा बात हो जा रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट था, है नहीं बोलूंगा, मेरा एक दो स्टूडेंट था, उन लोग बहुत दिनों से मुझे, वो लोग सीए ही कर रहा था, तो अभी नहीं है सर मेरे पास, कुछ प्रॉब्लम हो गया उन लोगों को, तो वो लोग छोड़ दिया। तो प्रॉब्लम क्या था, जो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी बढ़ाने के लिए मोटिव करता हूँ, तो ये काफ़ी पुराना बातें हैं, इट्स जस्ट 4-5 years बैक। तो दोनों लड़का था, तो दोनों ने बोला कि उन लोगों को बिजनेस करने का बड़ा मन है। तो मैं उन लोगों को एक अच्छा आइडिया दिया कि उन लोगों का बिजनेस बिल्डअप करने के लिए मैं बोला तुम लोग क्या बिजनेस करना चाहते हो? तो बोलते कुछ भी, जो भी अच्छा हो हम लोग कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप आइडिया दो। तो मैंने उन लोगों को आइडिया दिया कि स्टार्ट करने के लिए कि ऑनलाइन बुक बिजनेस, ऑनलाइन मतलब स्टडी रिलेटेड चीजें लाइक बुक्स, कॉपी एटसेट्रा। ओके, जो बुक स्टोर्स में मिलता है ऐसा चीजें का बिजनेस करने के बोला, क्योंकि मुझे लगा कि वो फैंसी लोग हैं, थोड़ा फैंसी आइटम का बिजनेस करे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उन लोगों को ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले बोला कि ठीक है ऑनलाइन करना है, उसके लिए वेबसाइट चाहिए, ऐप चाहिए, एवरीथिंग इज नीडेड, बट वेबसाइट ऐप करने से पहले थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लो। तो क्या करना है कि आप बस क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स था, तो मैं बोला कि देखो मेरे यहाँ से कॉलेज स्ट्रीट थोड़ा दूर है, मेरा फिजिकल लोकेशन जहाँ है क्लास का, वहाँ से कॉलेज स्ट्रीट थोड़ा दूर में है, तो लोगों को आने जाने में टाइम लगता है, दिक्कत होता है। तो जो भी कॉपी बुक्स लगेगा आप लोग इनसे इनको बोल दो, आप ये लोगों से आप लेके ऑर्डर लेके कर लेना। आसपास में अपने पड़ोस में बोल दो सबको कि हाँ आप लोग ये काम करते हो और जब भी जरूरत होगा कर लेना। तो आइडिया खराब था क्या सर, क्या लगता है आपको? नो सर। तो आइडिया सही था। तो मैं बोला कि माँ पापा को बोलो ना, कुछ पैसा है तो लगा देगा। तो बोला हाँ हाँ देने के लिए वो लोग रेडी है। तो वो लोग करीब उनका माँ जो थे कम से कम 1.5-2 लाख देने के लिए रेडी था। मैं बोला नहीं नहीं उतना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग करने के लिए 10,000 लगाओ। बोले 10,000 में क्या होगा? हम बोले लगाओ ना, पहले देखिए तो सही तुम लोग कितना दूर जा सकते हो, नहीं तो बोलेगा बाद में कि सर ने मेरा 1.5-2 लाख डुबा दिया। हाँ क्या आइडिया दिया, मतलब पेरेंट्स यही बोलेगा। तो
मैं बोला 10,000 लो और देखो क्या कर सकते हो। तो 10,000 से मैं काफी ज्यादा कॉपी किताब हो सकता है। तो मैं बोला कि आप लोग वो मार्जिन रखो कि एक आदमी वहां पर जाएगा आएगा, जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है ना, वो चीज आप अपना मार्जिन में बढ़ा दो, ताकि एक आदमी जो कॉलेज स्ट्रीट आएगा जाएगा, उनका जो भी खर्चा हो जाएगा वो खर्चा वो अपने आप यहाँ पर उठा ले। तो सच में आपको मैं बताने वाला हूँ, 3 मंथ्स वो लोग बिजनेस को रन किया था। 3 मंथ्स बाद उनके पास मैं पूछा कि क्या रे कैपिटल का क्या सिचुएशन है, तो बोला कि दादा करंटली 25,000 है। 3 मंथ्स 10,000 रुपया लगाया था सर। बाद में जब पूछा कि पूंजी क्या है, तो बोला 25,000 का पूंजी है। मैं बोला क्या करेगा। 2 दिन बाद देख रहा हूँ दोनों भाई 15,000 करके दोनों हाथ में दोनों सैमसंग का फोन लेके मेरे घर में हाजिर। मेरे को आके बोल रहे दादा देखो मोबाइल लिया, बड़ा मस्त मोबाइल है। मैं बोली नहीं होगा तुम लोगों से बिजनेस। फिर मैं उनको पूछ रहा हूँ कि आगे क्या होगा। फिर वो लोग बहाना क्या मार रहा है, सुनो ठीक है। बहाना ये मार रहा है कि दादा हम लोग सोच रहे कि बिजनेस नहीं करेगा। मैं बोले क्यों। तो कहने का मतलब ये कि अगर वो लोग बिजनेस करेगा तो आसपास में जो लोग बुक स्टोर चलाते हैं उनका कैसे चलेगा। स्टोरी समझ में आया। क्योंकि मेरे आस पड़ोस में किसी का बिजनेस, किसी का रोजी रोटी जा सकता है, इसके लिए मेरा जो दोनों स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको कहानी बताया, इट्स रियल कहानी। मनगढ़ंत कहानी नहीं होता है मेरे मुंह से, मैक्सिमम रियलिटी निकलता है सर। क्योंकि मैं बैठे बैठे कहानी बनाता नहीं, जो भी मेरे एक्सपीरियंस में होता है वही मैं शेयर करता हूँ, जो भी रेलिवेंसी आ जाते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि उन लोगों ने सोचा, ये जो दोनों भाई मेरा फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये लोग सोचा कि अगर वो लोग बिजनेस करेगा तो आसपास में जो लोग बुक्स का बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस मार खाएगा, उनका प्रॉफिट मार खाएगा। दैट्स वाई वो लोग यहाँ ये बिजनेस आइडिया ड्रॉप करा। क्या वो लोग सही बोल रहे हैं। नो नहीं नो, ऑब्वियसली नो। तो सर, एग्जैक्टली हाँ थिंकिंग होता ही नहीं है। हाँ, बिजनेसमैन का ऐसा थिंकिंग होना ही नहीं चाहिए, है ना। आप ऐसा भी तो सोच सकते। तो मैं उनको एक चीज बोला कि भाई देख तुम लोगों का ना ऐसे ही बिजनेस नहीं होगा। थोड़ा सा प्रॉफिट क्या हुआ, दोनों हाथ में दोनों 15,000 का मोबाइल लेके तुम लोग स्मार्टली दिखा रहे हो कि देखो क्या फैशन है। हाँ, सबसे पहला बात, तुम लोगों से बिजनेस होगा नहीं। सेकेंड थिंग, तुमने ये सोचा कि आसपास में जो बिजनेस बुक्स का बिजनेस करते हैं उनका नहीं चलेगा। तुम तो ये भी सोच सकते थे कि अगर तुम्हारा बिजनेस आज बढ़ जाता, तुम्हारे बिजनेस के अंडर में कम से कम 10 लोग काम करता तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। तुमने ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं सोचा। एक्चुअली उतना सोचने के लिए ताकत भी चाहिए, और सबसे बड़ा चीज बिजनेस करने के लिए जिगरा भी जरूरत है, जिगरा विद अ प्रॉपर माइंड सेटअप। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये जो पॉइंट यहाँ पर लॉ बता रहे हैं, मैं आपको इसको दूसरा एंगल से दिखाया कि आपको यहाँ पर लग रहा है कि ए ने बी को ना बता के गलत किया। नहीं नहीं, कुछ भी गलती नहीं है इसमें। इट्स अ फेयर डील, इट्स अ फेयर डील, नो प्रॉब्लम इज हियर। क्या प्रॉब्लम है। अगर ये गलत है तो फिर वो भाई लोगों का भी कॉन्सेप्ट ठीक है। अगर आपको ये इसमें गलती लग रहा है, विशाल 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 বুঝতে পারছিস আমার কথা। यस सर। है ना। अगर अगर ये अगर आपको इसमें लग रहा है कि ये गलत है, तो फिर वो जो दोनों भाई कर रहा था वो भी सही बोल रहा था कि हाँ अगर वो लोग बिजनेस करेगा तो आसपास में लोगों का प्रॉफिट खराब हो रहा है। वो बोल रहा है कि मैं दूसरे का पेट मार रहा हूँ। मतलब यूज दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स कि अगर मेरे से ऑर्डर ले रहा है तो आसपास में उसको लग रहा था कि जो बुक स्टोर्स है उनका नहीं चलेगा। ये कोई बात ही नहीं हुआ। आप ऐसा माइंड सेटअप रख ही नहीं सकते। तो लॉ बहुत बहुत सोच समझ के लॉ अपना ओपिनियन बताते हैं सब। इसीलिए लॉ मेकर्स को बहुत धन्यवाद। समय के साथ साथ लॉ को चेंज भी होना चाहिए, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल 1 में ए ने जब बी को हॉर्स बेचा, उसने बताया भी नहीं कि ये अनसाउंड है। ठीक है, ए से नथिंग टू बी दैट अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ये फ्रॉड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ए के साथ बी का कोई रिलेशन नहीं था। और अगर बी ने बी को नहीं पता कि कैसा कौन सा घोड़ा साउंड है कौन सा घोड़ा अनसाउंड है, अगर उसको घोड़ा का नॉलेज नहीं है, तो ये बी का प्रॉब्लम है। अगर आप हॉर्स का डीलिंग करते हो या फिर अगर आप हॉर्स लेने जाते हो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। जैसे हम लोग मोबाइल दुकान में मोबाइल लेने जाते हैं, मोबाइल देख के हम लोग बहुत कुछ समझ तो नहीं जाते, बट फिर भी
थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं ना कि भाई किसका प्रोसेसर क्या है, किसका वर्जन क्या है, उससे हम लोग आइडिया लगाते हैं रैम कितना है कि हाँ ये फोन अच्छा हो सकता है। तो जैसे जो लोग घोड़ा का डीलिंग कर रहा है उनको हॉर्स के बारे में भी पता होगा कि उसका हॉर्स पावर क्या है, ठीक है। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है कि ए उसको बताए कि हाँ मेरा घोड़ा पागल है, नहीं, अगर ए को अगर देखना है तो देख ले कि भाई हाँ घोड़ा पागल है कि नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन एग्जाम्पल 2 में बी और ए के बीच में डॉटर एंड पेरेंट्स का रिलेशनशिप था, अगर वो नहीं बताता तो ये अंडर इन्फ्लुएंस हो जाता। दैट्स वाई ये होना नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये तो पहले से तय करके रखा था कि जब भी मैं घोड़ा का डील करूं तो इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर तुम कुछ नहीं बोलते हो तो मैं मानूंगा कि घोड़ा सही है और ये सब फेयर डील। ये लोग पहले तय करके रखता है कि ये लोग स्पीचलेस डील करेगा, तो पहले से डील करके रख रहा है, तो फिर बाद में अगर वो अनसाउंड भी निकलते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज वो लोग पहले ही बोल रहा है। सर बात कुछ पल्ले पड़ा? यस सर। थैंक यू सर। यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग है ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉ को लेके मतलब अगर सोचने चालू कर दो ना तो शायद डूब जाओगे, वापस निकलना मुश्किल है। देखो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कहानी हुआ, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17 मतलब फ्रॉड का ये जो सेक्शन है, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शंस एंड इट मस्ट बी फॉल्स। हाउएवर साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड। देखो फ्रॉड होने के लिए देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स, मतलब आप ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो जो झूठ है, ठीक है। और सेकंड में बता रहा है तभी झूठ है तो वो फ्रॉड हो जाएगा। हाउएवर साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड में अमाउंट टू फ्रॉड, मतलब नॉर्मली चुपी फ्रॉड हो सकता है। और एन एक्टिव कंसीलमेंट मतलब आप जानबूझ के कोई भी चीज को छुपा रहे हो, ठीक है, मतलब आपको पता है फिर भी आप उसको छुपा रहे हो, आपको पता है फिर भी आप उसको छुपा रहे हो जानबूझ के, ठीक है। एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड, आपको पता था फिर भी आपने नहीं बताया, ऐसा केस में फ्रॉड हो सकता है, पर जरूरी नहीं हमेशा, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन जरूरी डिपेंड करता है कि कहाँ जरूरी है कहाँ जरूरी नहीं है। सर कैसे पता चलेगा? सर ये तो एक्सपीरियंस के थ्रू से आते हैं। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू ए फैक्ट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बातें कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन फैक्ट रिलेटेड होना चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। नेक्स्ट इज the representation or statement should be made with the knowledge of its falsity or without belief in its truth or recklessly not caring whether it is true or false। मतलब पता ही नहीं है सही है गलत है, आप रेकलेसली कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। आपको पता नहीं है, आप किसी के साथ भी डील कर लेते हो, ठीक है। अब किसी भी चीज के थ्रू से किसी के साथ डील करने से पहले आपको उसका जानकारी होना चाहिए। अगर बाद में कुछ गलत होता है, सपोज आपको डॉक्टरी नहीं आता, ठीक है, लेकिन आप बोलते हो नहीं नहीं आपको डॉक्टरी आता है, और रेकलेसली आप किसी को, आपको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, और आप कुछ भी एक डील मतलब बोल दे रहे हो कि हाँ ये पर्टिकुलर दिस प्रॉब्लम है, तो एक तरह का फ्रॉड हो जाएगा। The other party must have been induced to act upon the representation or assertions. The other party must have relied upon the representation and must have been deceived. मतलब एक पार्टी डिसीव होगा, एक पार्टी दूसरे पे भरोसा करेगा, और भरोसा करके ही वो प्रताड़ित होता है ना। The other party must have relied upon the representation and must have been deceived. मतलब जो विश्वास करते हैं उसी के साथ क्या होगा, उसी के साथ धोखा होगा। धोखा उसी के साथ होता है जो विश्वास करते हैं, तो क्या करे आगे से विश्वास करना छोड़ दे। सर इट्स अनदर सोशल मैटर्स, ठीक है। बट नॉर्मली यहाँ पर फ्रॉड किसके साथ होता है? जो किसी पे भरोसा करते हैं वही उसी के साथ धोखा होने का चांसेस होता है। अगर कोई किसी पे भरोसा नहीं करता तो धोखा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भरोसा करना छोड़ दो। अगर आप किसी से भी भरोसा करना छोड़ दोगे ना, आपके साथ जिंदगी भर धोखा ही तो होगा। बिकॉज ना तो आप लाइफ में किसी के साथ जुड़ सकते हो, ना तो आप किसी के साथ किसी से कुछ सीख सकते हो, ना तो आप किसी से कोई कनेक्शन कर सकते हो। तो किसी ना किसी पे तो आपको भरोसा करना होगा, ठीक है, नहीं तो ये टोटल धोखा हो जाएगा। जैसे वो टोटल धमाल होता है, ये टोटल धोखा हो जाएगा, ठीक है। द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड ए लॉस। ऑब्वियसली जो पार्टी एक्टिंग कर रहा है वो बाद में उसको लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड ए लॉस, मतलब धोखा होगा तो फिर आपके साथ तो लॉस होगा ही। इसका इफेक्ट बहुत गजब का होता है।
यही होता है कि वो वॉइडेबल हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी डिफ्रॉडेड, जिसके साथ धोखा हुआ है उसके ऑप्शन से ये वॉइडेबल हो जाएगा, इसमें और क्या है। ही कैन, अच्छा अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो क्या कर सकता है, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन ए रीजनेबल टाइम, आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हो रीजनेबल टाइम के अंदर। ही कैन शू फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो। ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true। वो चाहे तो अपने शर्त पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए फोर्स कर सकते हैं जिसने उसके साथ धोखा किया। अगर आपके साथ कोई धोखा करता है तो आप फिर से उनके पास जाओ और उनको जाके बोलो कि मेरे साथ धोखा हुआ है, कोर्ट में अगर ये प्रूव हो जाएगा, अब फिर से उनको बोलते हो कि जो गलती आपने किया अब वो गलती आप सुधारो, और इस बार मैं आपको कंडीशन देता हूं जो भी रीजनेबल कंडीशन है उसी कंडीशन के थ्रू से। सपोज एक सिंपल बताता हूं, किसी ने आपको घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, चलो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा हूं, आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं। क्या आप लोगों को पता है ये कोलकाता में बड़ा बाजार एरिया में एक ब्रिज गिरा था 4-5 साल पहले, एक फ्लाईओवर, ब्रिज मतलब कोई छोटा मोटा नहीं, एक फ्लाईओवर गिर गया है पूरा। ऐसे इंडिया में और भी बहुत जगह में हुआ है। तो बड़ा बाजार एरिया में जो फ्लाईओवर गिर गया था, ठीक है, डाउनफॉल हुआ था, उसके कारण बहुत लोगों का मौत भी हुआ है और वो पूरा एरिया बहुत डेंजर जोन में आ चुका है। इवन टिल नाउ, ठीक है, टिल नाउ वो पूरा का पूरा फ्लाईओवर अभी तक नीचे नहीं किया गया बिकॉज बहुत ही रिस्की पोजीशंस पे है। लेकिन फिर भी एक जिस दिन वो फ्लाईओवर को बनाया गया और उसी दिन मतलब जिस दिन उसको ओपन किया गया सेम डे पे ही वो नीचे गिर गया, बस एक ट्रक जाने के बाद, सॉरी एक एम्बेसडर या कुछ एम्बेसडर जाने के बाद, ये डायरेक्टली हावड़ा को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो कंपनी वो काम कर रहा था ना, फ्लाईओवर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड था बहुत दिनों से, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम में वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड था। अब लोगों को पता है ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा बाजार का फ्लाईओवर गिरने का कहानी, किसी को पता है? एनी वन ऑफ यू? हाँ सर पता है। ओके, ठीक है, बहुत 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 खतरनाक हुआ था सर। तो ये जो कंपनी था ये पहले से ही ब्लैक लिस्टेड था। तो जो भी गवर्नमेंट, ये काम चालू हुआ था सीपीआईएम गवर्नमेंट के टाइम पे। सर आप हर बार लॉ के क्लास में पॉलिटिक्स खींचते हो। सर मैं पॉलिटिक्स नहीं खींच रहा हूँ, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। अभी तो मैंने बताया कि जब चीज फैक्ट रिलेटेड होते हैं, सीपीआईएम गवर्नमेंट जो था बंगाल में, उसके टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और काम जो कंप्लीट हुआ ममता दीदी के टाइम पे, टीएमसी के अंडर पे काम कंप्लीट हुआ और ब्रिज ओपन हुआ, ब्रिज को ओपन किया गया। सवाल यह है कि दोनों गवर्नमेंट, जिसने काम दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और जिसने कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश किया, किसी ने भी इसको दोनों मतलब कम से कम उसको बार बार जांच करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑडिट होता है, इंजीनियरिंग ऑडिट होता है, सिविल ऑडिट होते हैं। किसी ने भी नहीं देखा कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है लास्ट 5 साल से, ठीक है। बंगाल में ब्लैक लिस्टेड था कंपनी, ऐसे बहुत सारा स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। कोई बड़ा कंपनी नहीं था, एक इतना बड़ा शहर में ब्रिज बना रहे हो आप, एल&टी को दो काम, लार्सन एंड टुब्रो, ये बिग कंपनी है। इस तरह का कंपनी सिंप्लेक्स को दो, एटलीस्ट सिंप्लेक्स भी बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। नहीं, ना तो एल&टी के पास गया ना तो सिंप्लेक्स के पास गया, एक कोई अननोन कंपनी, मतलब अननोन का बात नहीं है, सबसे बड़ा चीज ब्लैक लिस्टेड है, मतलब इसका पहले भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है, जानबूझ के आप फिर से उनको दिया और कंपनी ने धोखा दिया, और जो हुआ वो तो हुआ ही। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कोलकाता की हिस्ट्री में, रिसेंट ट्रेंड में। तो सवाल ये उठता है कि अगर फिर से ये ब्रिज बनाने का बात फिर से हो, तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इसको बोल सकता है कि जो भी गलती आपने दोहराया उसको फिर से मुझे वापस करके दो, बोल सकते हैं, या फिर उसके अगेंस्ट में केस करना चाहिए। बट एक्चुअली मुझे नहीं लगता इस केस का कुछ होगा रियलिटी में, बिकॉज अगर केस होगा तो सब फंसेगा, इसलिए ये सब मैटर उठता ही नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा प्रॉब्लम चलता है हमारे कंट्रीज में कि सब एक दूसरे के साथ खाया हुआ, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सही कौन गलत। चलो, राजनीति मुझे अभी नहीं करना है। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, इसके ऊपर एक मैं आपको केस बताता हूँ। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, अगर आप चुप हो तो ये फ्रॉड नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड एक बहुत फेमस क्वेश्चन है।
A party to the contract is under no obligation to disclose the whole truth to the other party. दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए पार्टी बी पार्टी. ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, इसका कोई ऑब्लिगेशन इसके प्रति नहीं है, इसका कोई ऑब्लिगेशन इसके प्रति नहीं है. ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ, टोटल ट्रूथ कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा अदर पार्टी के सामने. इसको कहते हैं केविट एम्प्टर, इसको कहते हैं केविट एम्प्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला ये केविट एम्प्टर का पॉइंट है, याद रखिएगा. केविट एम्प्टर कभी ना भूलिएगा. केविट एम्प्टर का मतलब यही है कि लेट द परचेसर बी अवेयर इज द रूल एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट. लेट द परचेसर बी अवेयर मतलब परचेसर सावधान रहो, अपना डील अपने जानबूझ के करो. is the rule applicable to contract. There is no duty to speak in such cases. किसी का कोई ड्यूटी नहीं है कि वो बोले. Silence does not amount to fraud. Similarly, there is no duty to disclose facts which are within the knowledge of both the parties. कहना क्या चाहते हो सर? एग्जाम्पल से सुन लो. H sold to W some pigs. पिग समझते हो ना? हम लोग इसको हिंदी या बंगाली में सुअर कहते हैं, ठीक है. सुकर बंगाली में बोलते हैं शुकर, हिंदी में कहते हैं शुअर. ये जो शुअर है या पिग्स है, which were to his knowledge, H बेच रहा है, to his knowledge suffering from fever, बुखार था. The pigs were sold, लेकिन बेच दिया with all faults and H did not, मतलब शुगर मतलब इसके अंदर जो भी फॉल्ट था पिग्स के अंदर सब के साथ इसको बेच दिया. किसने? H ने W को बेच दिया. H did not disclose the fact of fever to W, held there was no fraud. इस पर कोर्ट में फैसला आया वर्ड वर्सेस हॉब्स. W वर्सेस H मतलब वर्ड वर्सेस हॉब्स का केस है, बड़ा फेमस केस है 1878 का. तो आप बस समझो कि अगर यहाँ पर पिग्स का बुखार है या फीवर है, इसके बारे में H ने W को कुछ नहीं बताया, हॉब्स ने W को कुछ नहीं बताया, तो यहाँ पर हॉब्स ने कोई गलती नहीं किया. दिस इज नॉट अ फ्रॉड. क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. क्योंकि जो पिग्स लेने जा रहा है सेम टू सेम घोड़ा वाला कहानी. तुम पिग्स लेने जा रहे हो, तुम पिग्स को, अगर तुमको पिग्स का डीलिंग करना है, सर हम लोग ना बहुत केस में क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, वो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन ना थोड़ा लोभ में करके, मतलब बिजनेस करो बट 2 रूल मैं मेरे हिसाब से जो अभी मुझे याद आ रहा है, डोंट बी ग्रीडी मत बनो. सेकेंड पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है. बिजनेस, डू बिजनेस बट डोंट बी ग्रीडी. एंड सेकेंड थिंग, विद अ प्रॉपर नॉलेज. ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि ये सब मैं पढ़ाते पढ़ाते सीखा हूँ या फिर एक्सपीरियंस के साथ सीखा हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीडी होके कोई काम करोगे ना, जैसे मानो कि किसी, इसको पता है, सपोज यहाँ पर जो ए है, ए और बी जो बिजनेस डील कर रहा था, सपोज ए मतलब बी ए से जब पिग्स लेने जा रहा था, बी क्या देख रहा था कि पिग्स में बहुत प्रॉफिट है. सपोज पिग्स खरीद के लाना है पर पिग्स, आई डोंट नो व्हाट इज द रियल प्राइस. Francis, do you have any idea? In the Barakpur area there are lots of pigs. স্যার রাস্তায় তো ওইদিকে কাটে, দেখিনি আমি, যদিও দাম শুনেছি, পোস্টার লাগা. কি দাম আছে পিগসের? স্যার 250-300, কোনোদিন আবার 700 হয়ে মানে যায়. মাংসের দাম বলছিস তুই? হ্যাঁ হ্যাঁ. এমনি গোটা একটা শুয়োরের দাম কিরকম হয়? স্যার আইডিয়া নেই গো. आइडिया नहीं. 250 টাকা 300 টাকা किलो है. अच्छा, হ্যাঁ. ओके. तो जो भी हो, देखो एक 250-300 का पिग्स का जो ये होते हैं, मतलब उसका जो मांस खाया जाता है उसका दाम ऐसा है. तो जस्ट इमेजिन की दाम है इसका. तो पिग से काफी अच्छा मांस मिलता है. मैं एकदम पसंद नहीं करता सर, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, सॉरी वेजिटेरियन ज्यादा हूँ, बहुत कम, मैं हार्डली एग लेता हूँ और कुछ नहीं. तो पिग्स जो है इसका दाम होता है मार्केट में. तो सपोज आप एक पिग्स लेते हो, जस्ट एक आइडिया ले रहा हूँ, 2000 का एक पिग्स ले रहे हो, और आपको पता है कि एक पिग्स अगर आप बेचते हो तो आपको करीब 3000 का मिलेगा. तो पर पिग्स 1000. अगर आप मंथली 30 पिग्स बेचोगे तो आपको 30,000 का कमाई है. लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है कि पिग्स का, किस पिग्स में बुखार होता है,
पिग्स का बुखार होने पे उसका क्या कैरेक्टर होता है, यू डोंट हैव अ नॉलेज। एक पिग्स का अगर फीवर है, जैसे जो लोग मतलब गाय भैंस पलता है ना, दे नो कि काऊ का बुखार क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। जो बकरी पालता है, मतलब जो गोट्स होते हैं, उसका बुखार कैसे होते हैं, फीवर कैसे होते हैं, यू हैव टू नो दिस। जो जिस चीज का डील करते हैं उसका उस चीज का नॉलेज होता है। जस्ट बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड यू विल गेट लॉट्स ऑफ मनी, दैट डजंट मीन्स यू विल डू बिजनेस ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मतलब सिर्फ पैसा है तो बिजनेस करोगे नहीं, पैसा तो हर फील्ड में है, बट नॉलेज के साथ काम करो तो कम फ्रॉड होगा आपके साथ। फ्रॉड तो हो ही सकता है किसी के भी साथ, बट फ्रॉड कम से कम हो, इसके लिए नॉलेज, विद द प्रॉपर नॉलेज जाओ। तो फिर आपको, जैसे यहाँ पर पिग्स का फीवर हुआ था, आपको पता नहीं चला, तो पिग्स विद फीवर पता होने के लिए आपको पिग्स का कैरेक्टर पता होना चाहिए कि इसका फीवर होने पे ये कैसा दिखता है या क्या करता है। कभी भालू का फीवर देखे हो? एनीबडी ऑफ यू? कभी अगर जू विजिट करोगे ना, तो हो सकता है आपको बियर का फीवर दिख जाए। किसी ने देखा भालू का बुखार? डिस्कवरी में देखा होगा। इन लोग वीडियो देखेंगे। हाँ, इन लोग का मैं रियल में देखा हूँ। ये मेरे यहाँ पर, मेरे लोग होम टाउन झारग्राम में एक मिनी जू है, और अपने कोलकाता में भी मैंने देखा, जो अलीपुर जू में बियर का फीवर, कि एक जू है वहां पर, वो लोग ना, उनका डेली फीवर आता है, बियर का डेली फीवर होता है। 2 मिनट में फीवर आता है, 3 मिनट में फीवर गायब होता है। जब भी फीवर होता है ये लोग ना चुपचाप सो जाते हैं, ऐसे हिलता है, मतलब जैसे वो हम लोग का मलेरिया के टाइम पे होता है ना, एकदम फीवर में हिल रहा है, तो वो भी ऐसा करता है, फिर कुछ मिनट बाद एकदम सब ठीक हो जाता है। पता नहीं इनका कैरेक्टर है ये, ठीक है। तो भालू का होता है, ऐसे होगा, पिग्स का भी कुछ होगा। तो यू हैव टू हैव प्रॉपर नॉलेज। ओके, तो मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? केविट एम्प्टर। केविट एम्प्टर मतलब लेट द परचेजर बी अवेयर इज द रूल एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ केविट एम्प्टर। केविट एम्प्टर का ही मतलब है। आई होप कि आपको हॉब्स वर्सेस वर्ड्स पसंद आया। ओके अच्छा, तो ये था मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अब मैं आपको बताने वाला हूं साइलेंस इज फ्रॉड। ऐसा कुछ कहा नहीं, इसमें साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब हर चीज का एक्सेप्शंस भी हो सकता है, तो यहाँ एक्सेप्शंस है। जैसे आपके मन में चल रहा है ना, ऐसा करके तो बहुत लोगों को लूट सकता है। तो मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट साइलेंस इज ऑल्सो फ्रॉड, ठीक है। इसीलिए मे बी, साइलेंस में भी फ्रॉड कहा जाता है। तो आपका आंसर भी ऐसे लॉजिकल वे में होना चाहिए। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक where the circumstances of this case are such that it is the duty of the person overseeing silence to speak. For example, in contract of uberi mei fidei, sir ये क्या language है? It's a Latin, okay. uberi mei fidei, that is contract of utmost good faith, contract of utmost good faith। इसको लातिन में क्या कहते हैं? uberi mei fidei। सर हम लोग लातिन की यूज करते हैं, इसका कहानी मैं आपको एक बार बताया था कि why we used Latin in the law, ठीक है, फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल पॉइंट पे ध्यान देते हैं। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कम विद इन दिस कैटेगरी। फिडुशियरी रिलेशनशिप, हियर द पर्सन इन होम confidence is reposed under a duty to act with utmost good faith and make full disclosure of all material facts concerning the agreement known to him। सर क्या कहना क्या चाहते हो? सर फिडुशियरी रिलेशनशिप में हम पे बताया था कि एक पार्टी पावरफुल पोजीशंस पे होगा दूसरा पार्टी का, या बिलीवेबल पोजीशंस पे होगा। एग्जाम्पल देखो, ए ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट। आप लोग शेयर मार्केट मेरे मुंह से बहुत सुनते हो, है ना। तो ये एक शेयर मार्केट का कहानी है। सपोज आपको शेयर मार्केट का डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट में बहुत लोगों का ना डायरेक्ट नॉलेज नहीं होता, बट हाँ बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सम ह्यूमन बीइंग्स आर देयर, सम पर्संस दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, और उनको पता है कि मार्केट में शेयर मार्केट्स कैन प्रोवाइड लॉट्स ऑफ मनी, मतलब मल्टीपल कर सकता है, मल्टीपल, ट्रिपल, 4 टाइम्स डबल कर सकते हैं। शेयर मार्केट मनी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं
किसी ब्रोकर के चक्कर में पड़ता है। ब्रोकिंग मतलब ब्रोकिंग फार्म, और ये ब्रोकिंग फार्म कोई आम ब्रोकिंग फार्म नहीं होता सर, कोई आसपास में आस पड़ोस में रास्ता में नहीं मिलता ऐसा ब्रोकिंग फार्म। इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है, लाइसेंस मिलता है। कुछ एग्जाम्पल आप जान लो, लाइक कुछ फेमस नाम बताता हूं आपको। SBI सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट, शेर खान। सर कहना क्या चाहते हो? सर ये कुछ कंपनीज हैं जो नॉर्मली क्या करते हैं, कोई ब्रोकर है इनके पास, ब्रोकिंग फार्म है, ये सब सिक्योरिटी कंपनी है, लोगों का शेयर्स बाइंग सेलिंग करने का काम करते हैं थ्रू BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से। कहानी क्या है, आप ब्रोकिंग फार्म में जो ब्रोकर है, ब्रोकर कौन, ये ब्रोकिंग फार्म का ही कोई एक एम्प्लॉय है जो एडवाइजरी का काम करते हैं, आपको टेलीफोनिक एडवाइजरी देगा। टेलीफोनिक एडवाइजरी लाइक आपको फोन करके बताएगा कि आज ये स्टॉक अच्छा चल रहा है। हाँ प्रिया, मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब थोड़ा ओल्ड पैटर्न में जो लोग थोड़ा ओल्ड पैटर्न में चलते हैं वो कुछ ऐसा ही ना करते हैं। जो लोग मॉडर्न हैं, आप लोग जैसे हैं, वो लोग डायरेक्टली मार्केट को जानते हैं और खुद ही करते हैं, किसी का एडवाइस का जरूरत नहीं है। बिकॉज यू हैव अ साउंड नॉलेज, बिकॉज आप लोग शेयर मार्केट पढ़ते हो, शेयर मार्केट के साथ काम कर रहे हो, कोई तो शेयर मार्केट में पार्टनर भी है, और कोई मैक्सिमम लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लाइन में अपना नॉलेज भी बढ़ा लिया। लेकिन जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, ओल्ड पैटर्न थ्रू से, ये बहुत लोग ऐसा ही लोग ज्यादा है, मतलब स्टील 90% लोग ऐसा ही करते हैं, हार्डली 10% यूथ होगा जो नॉलेजेबल है और अपना काम खुद ही कर सकते हैं। ये क्या बोलेगा, ब्रोकर को बोलेगा, ब्रोकर क्या करेगा, इनको ना डेली कॉल देगा, ब्रोकर इनको बोलेगा टुडे दिस शेयर्स वुड बी गो लॉन्ग, मतलब शायद आपको कुछ कंपनी बताया कि SBI में इन्वेस्ट कीजिए, आपको बताया कि MRF टायर में इन्वेस्ट कीजिए, मैं एक रैंडम ले रहा हूँ, आपको बताया कि इंडिया बुल में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये जस्ट अपने हिसाब से किया, लेकिन ये आपको बोला कि तो आप क्या बोलोगे, यू एज ए इन्वेस्टर, ओके बाई कर लो, कितना चाहिए, तो अमाउंट आप इनको ट्रांसफर कर दिए। सपोज आप ये सब शेयर्स कुल मिला के 10 लाख का उनको दिए 10 लाख का उनको बाई करने के लिए आप इनको दिए। बट अगर ब्रोकर आपसे चीट कर लिया, कैसे चीट कर सकते हैं ब्रोकर, ये देखो यहां पर वही एग्जांपल दिया है। ब्रोकर को कहा गया कि क्लाइंट के लिए शेयर बाई करो, ही सोल्ड हिज ओन शेयर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट, the client was entitled to avoid the contract or affirm it with the right to claim secret profit made by a broker on the transaction, since the relationship between the broker and the client was a relationship of utmost good faith, Regier versus Campbell Stewart। मतलब ब्रोकर को कहा गया था कि उसके लिए, मतलब अपने क्लाइंट के लिए शेयर परचेस करो। उसने क्या किया, क्लाइंट के नाम पे कुछ शेयर्स था, उसका प्रॉफिट बुक करके कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में हटा के रख दिया और क्लाइंट को कुछ और मटेरियल फैक्ट्स बता दिया। ठीक है, ये आजकल होना मुश्किल है, बट अगर क्लाइंट उतना ज्यादा देखता नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही गुड फेथ के साथ है, तो कि मेरा ब्रोकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। बट जो मैक्सिमम जो लोग बहुत ज्यादा अंधे की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इनके साथ धोखा होता है। ठीक है, पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी इन्वेस्ट कर दो और चुपचाप आंख बंद करके दे दो, हाँ, और तुम्हारा पैसा डबल ट्रिपल कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी के थ्रू से भी कराते हो ना, सपोज यू डोंट हैव टू मच टाइम टू observe the market, तो in that case you also must have a knowledge, मतलब आपको ज्ञान तो होना चाहिए कि सच में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और एटलीस्ट ड्यूरिंग इट 2 days और ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डेज आप एटलीस्ट अपना अकाउंट ओपन करके एक बार चेक तो करो कि आपका जो मतलब एसेट्स का कंडीशन से आपका पोर्टफोलियो था, एटलीस्ट एक बार चेक तो करो आप, तो आपको पता चलेगा ना कि आपका ब्रोकर आपके साथ क्या कर रहा है। ब्रोकर के साथ बहुत ही अच्छा फेथ होता है क्लाइंट का, बट अगर ब्रोकर ही धोखा दे दे तो मुश्किल है। सर ऐसा एक रियल कहानी हुआ है, आपको पता है किसी को? प्रिया, ब्रोकर ने रिसेंटली धोखा दिया, एक रिसेंट कहानी बताओ। कौन सा? हाँ नहीं पता, याद नहीं आ रहा होगा तुमको, ठीक है कोई बात नहीं, म्यूट करो, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली हुआ है, 2019 का ही केस है, इवन
कार्वी का, थैंक यू। कल सर। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, देखो 19 बोलते ही याद आ गया। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने क्या किया था जानते हो? कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने इसके सेबी इसको बहुत बैम्बू दे दिया सर, मतलब धोखा भी कर नहीं पाएगा। अभी आजकल सेबी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए शेयर मार्केट पहले जैसा नहीं है, हर्षद मेहता जैसा कहानी नहीं है। एक मूवी आ रहा है बुल का, बुल के, अभिषेक बच्चन का, ठीक है, उसमें वो 94 में जो शेयर मार्केट स्कैम हुआ था उसका स्टोरी दिखाया जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि अभिषेक बच्चन इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज गुरु बोल के एक मूवी किया था वो रिलायंस धीरूभाई अंबानी के ऊपर, ठीक है, वो गजब का था गुरु मूवी, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा ऐसा लग रहा है कि ये मूवी भी अच्छा करेगा वो, बिकॉज उस पर बड़ा सूट कर रहा है उसका लुकिंग्स, आगे एक्टिंग खराब नहीं करेगा ऐसा वो। तो जो भी हो, तो आप लोग देखना वो बुल के जो मूवी आ रहा है, हर्षद मेहता का स्कैम उसमें दिखा जाएगा, वहां पर वो खुद हर्षद मेहता का रोल प्ले कर रहा है। अभी तक का इंडिया का बिगेस्ट स्कैम है सर स्टॉक मार्केट लेवल में, वो भी ब्रोकिंग के साथ थ्रू के ही किया था। इस बार ये 2019 में, ये 1994 का केस मैं आपको बताया, 2019 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने क्या किया, क्लाइंट का पैसा जो मार्केट में डाला था उन्होंने, तो जिस ब्रोकिंग कंपनीज के पास जितना ज्यादा क्लाइंट बेस होता है, जितना ज्यादा डीमैट अकाउंट होता है, उसके पास उतना एसेट है ना, कि भाई मेरे पास इतना लोग मेरे पास अकाउंट ओपन किया है, इतना लोग अपना ये करता है। तो इसने क्या किया था, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने जस्ट अपना जो क्लाइंट है इनका जो एसेट बना के ये बैंक से लोन लिया था। कोई बैंक है जिनको लोन दिया था, बैंक या एनबीएफसी होगा जो इनको लोन दे दिया था, और ये लोन पे क्या एसेट गिरवी रखा था जानते हो, क्लाइंट का डीमैट अकाउंट। हे भगवान, क्लाइंट का डीमैट अकाउंट किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का एसेट नहीं है, ये हो सकता है कि वही उसका बिजनेस है, बट ये किसी के पास आप प्लेज या मॉर्गेज नहीं कर सकते। यहाँ पर गलती तो बैंक ने भी किया था कि आप किसी और का एसेट है जो डीमैट अकाउंट किसी बैंक मतलब किसी और का है, अब उसको बैंक को लोन नहीं दे सकते, ये एज पर फाइनेंशियल रूल नहीं है। लेकिन फिर भी बैंक ने भी धोखा किया और ब्रोकिंग फार्म ने तो धोखा किया ही। करीब आई थिंक करीब 1000 करोड़ के आसपास का कुछ घोटाला था। और कार्वी का ये मतलब जो करने के पीछे का ये था कि कार्वी का कुछ कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे वो अपना पैसा लगाना चाहता था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को बूस्ट करना चाहता था, और बाद में वो फंड उसने वापस कर देता। पर सेबी के पास ऑडिट में ये पता चल गया, जब सीए ने ऑडिट किया, ठीक है, और जब स्टॉक ब्रोकर मतलब सिक्योरिटी एनालिसिस किया गया, तो ये चीज आ गया सर। तो आप समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर सीए ने अच्छा किया और सेबी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो पता चला मेरा भाई का था कार्वी में अकाउंट, तो उसका कुछ अमाउंट आ गया और कुछ अमाउंट अभी भी बाकी है, आ जाएगा, पूरा भरोसा है, बिकॉज सेबी इसको मतलब लाके ही छोड़ देगा। क्या आप सबको समझ में आया कि क्या हुआ था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में ब्रोकर के साथ क्लाइंट का? हेलो सर, हाँ सर। तो यहाँ पर ब्रोकर ने अपने क्लाइंट को कुछ नहीं बोला, तो ये साइलेंस फ्रॉड ना हो गया? फ्रॉड हो गया ना, ये साइलेंस अच्छा बात नहीं था, क्योंकि क्लाइंट आप पे भरोसा करता है, तो क्या आप क्लाइंट को लूटोगे क्या? छी 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 छी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके भरोसा करे आप उनका भरोसा ना तोड़ो, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, in contract of marine, fire, life insurance, there is an implied condition that full disclosure of material facts shall be made, otherwise the insurer is entitled to avoid the contract। मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी आपके सामने टोटल मैटर डिस्क्लोज ना करे, ठीक है, मतलब जैसे अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि मटेरियल फुल्ली डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, जैसे पिक्स के केस में मैंने आपको बताया, पिक्स का फीवर हुआ था, डिस्क्लोज नहीं हुआ, बट अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको टोटल मैटर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो क्या फिर भी वो सही कर रहा है? हेलो, नहीं कर रहा है सर। आप लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट देखा, म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट देखा? म्यूचुअल फंड का टीवी एड में आप देखे होंगे कि बताते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू market risk. Please read all scheme related documents carefully. पहले ना मतलब आज से 2 years बैक अगर आप पुराना टीवी एड देखोगे तो वहां पर ऐसा बोलता था म्यूचुअल फंड एड के बाद, शायद आप उस टाइम पे ये सब नहीं समझते थे, बट अभी समझ जाओगे सर। उस टाइम पे ना ऐसा बोलता था, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट प्लीज रीड ऑल द स्कीम केयरफुली, ऐसा बोलता था। प्लीज मुझे बताना, बहुत फास्ट Yes, sir. बताता था। लेकिन आजकल देखना ऐसा बताते हैं, सेबी ने बता दिया कि इस तरह से ये नहीं बोल सकते आप कि ठीक है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बट इन्वेस्टर को बताना जरूरी है इन दैट केस। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इवन लिखा भी रहता है डॉक्यूमेंट्स में और बहुत धीरे धीरे बताते हैं टीवी में। ये सेबी ने रूल बता दिया। पहले जल्दी बताता था तो लॉ में अमेंडमेंट लाया ना सर, लॉ में अमेंडमेंट लाया कि अगर आप इन्वेस्टर को रिस्क के बारे में नहीं बताओगे तो ये अच्छा बात नहीं होगा, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस डील नहीं। तो मैटर टू मैटर डिपेंड करते हैं कि कहां साइलेंस सही है और कहां साइलेंस गलत। बात समझ रहे आ रहा है? प्लीज विशाल, यस विशाल सर। पूछते हुए चीज, यस सर। मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। ओके तो ये रहा आपका म्यूचुअल फंड, या ये इंश्योरेंस के केस में भी सेम टू सेम। जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके आप इंश्योरेंस का डील करो, मतलब अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भरो, प्लीज जान लो, नहीं तो आपका प्रीमियम क्या होता है जानते हो? हाँ, कि इंश्योरेंस कंपनी तो ऐसा वादा करता है गेट 1 करोड़, हाँ ऐसा करके 1 करोड़। अरे भाई 1 करोड़ कब मिलेगा वो तो देख ले। हाँ 25-30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद 1 करोड़ मिलेगा अगर आप अभी पर मंथ 5,000 करके देते हो तो। इंसान को ना कैलकुलेशन करना ही नहीं आता। वो बचपन में सुना थे ना, केबीसी सुना था बचपन से, कौन बनेगा करोड़पति। इंश्योरेंस कंपनी भी इसी का फायदा ले रहा है कि बन जाओ करोड़पति। भाई 30 इयर्स लेटर है, हर महीने 5,000 करके देते रहो तो 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। ये कोई मतलब हुआ भाई? सिंपल सा कैलकुलेशन तो आता ही नहीं है किसी को, सीखने का भी मन नहीं है। फाइनेंस इतना वीक है लोगों का, इतना लोगों का वीक है। मैं आपको बता दूं, एक कुछ कांड हुआ था, केस कांड ही बोलना चाहिए। शारदा बंगाल में हुआ था सर, वेस्ट बंगाल में। बहुत बड़ा केस है सर, बिगेस्ट स्कैम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में ही हुआ था। शारदा नाम सुने हो? शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम। Yes, sir. यस सर। बहुत सारा लोगों का पैसा डूबा था, बहुत बहुत सारा। ये शारदा रोज वैली में हुआ क्या था? क्या शारदा रोज वैली कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है? कोई इंश्योरेंस कंपनी है? कोई नहीं। बैंक है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ना तो म्यूचुअल फंड कंपनी है, ना तो इंश्योरेंस कंपनी है, ना तो बैंक है, कुछ नहीं है। लेकिन ये शारदा वादा किया था कि डबल कर देगा पैसा, इन्वेस्ट 1 लाख, डबल द मनी। विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में पैसा डबल। एक अगर सिर्फ ओनली पॉसिबल इन द शेयर मार्केट वर्ल्ड, वो भी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द शेयर मार्केट। जिसका नॉलेज है वही कर सकता है, ओनली पॉसिबल। 6 महीने में वर्ल्ड में कोई भी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको 1 लाख को 2 लाख नहीं बना सकता। 6 महीने में डबल पैसा, दैट इज पॉसिबल। बट ये शारदा रोज वैली इस तरह का लोभ दिखा के, आसपास में मानो कि गांव में एक सोसाइटीज में 1000 लोग रहते हैं, 1000 में से एक को बकरा बनाया। पब्लिक को समझ में ही नहीं आता नाटक। एक को बकरा बनाया, उसको बोला, उसको पैसा दिया, सच में पैसा दिया, ठीक है, वो 1 लाख दिया, उसको 6 महीने में 2 लाख करके दिया। फिर बाकी 999 को क्या लगेगा कि देखो रोज वैली कंपनी कर रहा है, 1 लाख 2 लाख हो गया, बैंक में क्यों पैसा रखे। तो बाकी 999 लोग हैं, उनमें से अगर 500 लोग भी आता है ना, 500 लोग आके इनको अगर पैसा देता है ना, तो
पहले पहले ऐसा करके ना 10 में से 2 को देता था, बाकी 8 का पैसा बाद में क्या कर लिया, गायब कर लिया। तो ये तो ट्रैप है। ये तो कोई सेबी लिस्टेड कंपनी भी नहीं है, लेकिन लोगों को पता ही है क्या कि कौन सा सेबी लिस्टेड है, कौन सा आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड है और नहीं है। सेबी आरबीआई बार बार बता रहा था बंगाल गवर्नमेंट को कि प्लीज डोंट प्रमोट दिस कंपनीज इन वेस्ट बंगाल, बट गवर्नमेंट भी तो टाई अप है ना सर, इनको फंड मिलेगा, जो भी आ रहा था मार्केट में फंड मिल रहा था, इलेक्शन लड़ने के लिए फंड मिल रहा था। शारदा रोज वैली को जितना पैसा मिलता है उसका कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास जा रहा था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट या फिर जो भी पार्टी में आना चाह रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आप समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूं। नहीं तो इतना बड़ा कंपनी, एक सिंपल सा कॉमन लॉजिक लगाओ, एक कंपनी आपकी आंखों के सामने टीवी में चैनल भी आया था शारदा का, इस कंपनी का एक छोटा सा रूल है, ठीक है, छोटा सा रूल क्या है, इस तरह का कंपनी को बोलते हैं सर चीट फंड कंपनी। दिस इज अ चीट फंड कंपनी, बट कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, स्टेट कंट्रोल होते हैं कहीं कहीं। सेबी और आरबीआई इस तरह का कंपनीज को कभी प्रमोट नहीं करता, अनऑर्गेनाइज्ड है। चीट मतलब चीटिंग बाज नहीं रे बाबा, चीटिंग का मतलब CHEAT चीट होता है, चीट का मतलब होता है स्मॉल फंड्स। इसका जो रूल्स है स्टेट गवर्नमेंट वाइज कि इफ यू हैव 1 करोड़ तो आप 120 करोड़ मार्केट से उठा सकते हो, फिर लोगों से डिपॉजिट लेके उनको मार्केट में यूज करके आप उनको वापस कर सकते हो। लेकिन आरबीआई या सेबी प्रमोट नहीं करता है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ जगह में जो लोग इलीगल में पैसा थोड़ा उनको जरूरत होता है वो करता है, कहीं कहीं कभी कभी ये थोड़ा सक्सेसफुल हो गया, कुछ लोगों का खराब नहीं हुआ, कभी कभी सक्सेसफुल हो गया, बट ये अच्छा बात नहीं है। ये चीट में पैसा लगा के बहुत लोग करोड़पति बनाए हैं सर, कुछ लोगों को एक टाइम पे काफी पैसा मिला है, बट इट्स नॉट अ गुड डील। आप लोग अगर घर में पापा लोग हैं तो उनको पूछना कि चीट फंड क्या होता है, मे बी सम ऑफ योर पेरेंट्स मे बी बोल सकता है आपको कि चीट फंड क्या होता है, ठीक है, थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो स्टेट का कुछ अपना रूल्स है, बट बाद में ये क्या कर दिया शारदा, चीटिंग कर लिया सर। रोज वैली का कभी अगर दीघा मंदारमनी नाम सुने हो, बंगाल का वन ऑफ द बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है मंदारमनी, कभी अगर दीघा मंदारमनी विजिट करते हो तो वहां रोज वैली का एक बहुत सुंदर होटल ऐसा, ये सब पैसा लेके ना ये सब होटल वोटल बना दिया, सोचा था कि बहुत चलेगा, लेकिन जब पैसा वापस करने का टाइम आया पैसा किसी को दिया ही नहीं, बिकॉज मनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अनदर एरिया, और कुछ पैसा खा गया। इट्स अ टोटल पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल स्कैम जो आरबीआई एंड सेबी रिकॉग्नाइज नहीं था। इसलिए आपका फाइनेंशियल नॉलेज साउंड हो कि कहाँ आप अपना फाइनेंशियल यूज कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप भी जानो, पेरेंट्स को भी बताओ, आस पड़ोस में भी लोगों को सिखाओ कि पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं सर, सिर्फ फ्रॉड होगा। समझ में आ रहा है, फ्रॉड हो जाएगा नहीं तो। आपको समझ में आ रहा है फ्रॉड कैसे होता है, लैक ऑफ नॉलेज से। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, मैं कभी कुछ गहराई बता देता हूं, लेकिन क्या करे सर, बोल देना चाहिए। लॉ एक बार समझ जाओ तो बाकी चीज भी खुद ही कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, शादी का कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे दोनों पार्टी मतलब ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, ठीक है, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम दोनों पार्टी की तरफ से पूरा का पूरा बात एकदम क्लियर कट होना चाहिए। हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गस्सी के बीच में ये केस हुआ था, फेमस केस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में सारा का सारा फैक्ट डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब ये सुअर वाला केस नहीं है रे बाबा, शादी कोई सुअर का डील नहीं है, इट्स नॉट अ डील ऑफ पिग्स, ठीक है। शादी एक बहुत बड़ा मैटर है सर, रिलेशंस का मैटर है। पहला बात, शादी कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए था, पर फिर भी इन दी टुडेज कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड आजकल बन गया सर। बट एज पर आवर हिंदू शास्त्र शादी को कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया जाता था, बट आजकल मतलब शादी भी कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। मतलब शादी में फ्रॉड मतलब जिंदगी खत्म, बिकॉज शादी तो होता है जहां से लोगों का नया जन्म होता है, कोई और बच्चा का जन्म होता है, हम आप सबका जन्म वहीं से होता है, ठीक है। तो शादी होता है, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होता है, फिर ये दुनिया बनता है, फिर इस दुनिया में ह्यूमन बींग्स होते हैं। अगर उसी में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसी को अगर बिजनेस डील की तरह सोचते हो, तो आगे हर चीज बिजनेस डील हो जाएगा, हर चीज में प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो रिलेशनशिप का क्या होगा। तो कम से कम
उधर तो फैक्ट डिस्क्लोज करो, लॉ बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट में भी पूरा डिस्क्लोज होना चाहिए। शेयर अलॉटमेंट करने के टाइम पे जब हम लोग प्रोस्पेक्टस के थ्रू से शेयर लेते हैं तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी को डिटेल्स बताना चाहिए। डिवेंचर जब लेते हैं कंपनी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसमें भी डिस्क्लोज सब कुछ होना चाहिए। कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम पे हर एक फैक्ट डिस्क्लोज होना चाहिए। कॉलेज एडमिशन का बाद से एक चीज याद आया, कल ही मैं देख रहा था यहाँ पर न्यूज़पेपर में, घर में, यहाँ पर ऐसे कोलकाता में भी आप लोग देखते हो कि एक कॉलेज बता रहा है, नाम बताता हूँ आपको, ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। হ্যাঁ স্যার, অফার এসেছিল স্যার এটা দিয়ে। ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, इसका बारासात में इतना बड़ा कैंपस है कि कैंपस एक दिन में घूम ही नहीं सकते। इसमें भी बहुत बहुत सारा खेल है, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी क्लेम कर रहा है कि वो 93% प्लेसमेंट दे रहा है। पहले 100% लिखता था, बोल रहा है कि 93% प्लेसमेंट। मतलब अगर 100 बंदा पढ़ा है तो 93 को बहुत अच्छा अच्छा जॉब मिला है, वो भी हायर लेवल ऑफ जॉब बता रहा था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये 93% पॉसिबल है क्या? एक तो ग्लोबल पैंडेमिक है, जॉब का हालत ऐसा है, अगर ब्रेनवेयर में 93% तब तो दुनिया भर में सबको ब्रेनवेयर में ही जाना चाहिए, लेकिन लोग पागल की तरह जा भी रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठते, क्या ब्रेनवेयर कोई फ्रॉड कर रहा है? ब्रेनवेयर कोई फ्रॉड कर रहा है? क्वेश्चन है, क्या ब्रेनवेयर फ्रॉड कर रहा है? नहीं। थैंक यू। नहीं सर। नो, नो, ब्रेनवेयर नहीं फ्रॉड कर रहा है। ब्रेनवेयर यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अगर आपका कॉमन सेंस का इतना प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉमन सेंस का इतना प्रॉब्लम है, तो ये आपका प्रॉब्लम है कि आपको पता होना चाहिए कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी जैसे इतना फेमस यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इनको ये यहाँ पर पढ़ने के बाद भी अगर एक प्रॉब्लम क्रिएट है तो फिर ब्रेनवेयर ऐसा क्या कर देगा? बिकॉज उसके पास मॉडर्न ग्लास वाला बिल्डिंग है? नहीं रे बाबा। कॉलेज चूज करने के टाइम पे ऑलवेज फैकल्टीज देखो, टीचर्स का नॉलेज देखो, ठीक है? तभी कॉलेज, कॉलेज किससे बनता है? कंक्रीट से बनता है या टीचर से बनता है? व्हाट डू यू थिंक? टीचर्स। लेकिन लोग टीचर देखते हैं या कंक्रीट का बिल्डिंग देखता है? बिल्डिंग। बिल्डिंग देखता है। तो देखो बिल्डिंग, और क्या बताऊं मैं, ठीक है? तो फ्रॉड होगा आपके साथ, तो आप बाद में क्लेम करोगे। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग इस तरह का कॉलेज में पढ़ाई किया है। तो एक भाई है मेरा, मतलब पड़ोस में ही, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इसका खर्चा हो गया करीब 7 से 8 लाख का। ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, 8 लाख का खर्चा किया। तो जो आंटी है, मतलब जो भाई का जो माँ है, वो आया था मेरे घर में, ऐसे ही आया था, तो बात हो रहा था, तो बोल रहे थे कि 15,000 सैलरी है अभी, करीब 5 साल से जॉब कर रहा है, चाहे 3-4 साल से। तो मैं बोला कि 7-8 लाख का पढ़ाई करके 15,000 का सैलरी, साउंड गुड और बैड? बैड। बहुत बैड साउंड हो रहा है सर। एक्चुअली क्या है ना, वो जो भी कॉलेज है ना, वो कोई नॉलेजेबल पर्सन बनाता ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपना कोर्स को ऐसा हाइप क्रिएट करके और बिल्डिंग दिखा के बेच रहा है। काश कुछ सिखा भी देते। आपका कंक्रीट के बिल्डिंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंक्रीट क्यों, आप मतलब कुछ और लगा लो जो बहुत प्रीसियस है, गोल्ड से बना लो बिल्डिंग, बट प्लीज थोड़ा नॉलेज भी दे दो यार, थोड़ा नॉलेज भी दे दो। अच्छा अच्छा फैकल्टीज रखो। फैकल्टीज अच्छा नहीं रखता है, सब कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टीज रखते हैं जिनके पास नॉलेज ही नहीं है। और वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में प्रॉफिट ज्यादा होता है, फीस लेता है 7 लाख 8 लाख 5 लाख 6 लाख का फीस है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो प्लेसमेंट मिलता है स्टार्टिंग में, मतलब बाद में 15,000 कॉलेज के लिए नहीं मिलता ही नहीं है। स्टूडेंट का खुद का कैपेसिटी है तो कुछ मिलता है, नहीं तो घर में बैठा ही रहता है। इसको तो फिर भी 15,000 मिल रहा है बिकॉज इसका कुछ ओन कैपेसिटी है। अदरवाइज आप खोज लगाओ अपने आस पड़ोस में, आपको भी पता चल जाएगा। एक तरह का ना मार्केट में हाइप क्रिएट होकर रखा है।
आई डोंट नो मैं कैसे बताऊं आपको, बट फ्रॉड बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये बेसिकली ये फ्रॉड नहीं है एज पर लॉ, बट यहाँ इंसान खुद ही अपने साथ फ्रॉड कर रहा है। एज पर लॉ दिस इज नॉट अ फ्रॉड, बिकॉज यहाँ पर ब्रेनवेयर क्यों, कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ भी फ्रॉड नहीं कर रहा है लीगली देखा जाए तो। लेकिन जब मैं क्वालिटी में बात करूं तो यहाँ पर इंसान को भी समझना चाहिए कि व्हाट इज द रियल क्वालिटी एंड व्हाट इज नॉट। जो भी हो, बात आपको समझ में आ रहा है, इतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, आप देखो क्या करोगे आप। ठीक है, बस मुझे बताना था आपको कि आप देख लो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वहाँ का स्टाफिंग सिस्टम, वहाँ पर लोग कैसे हैं, मतलब कैसे पता करोगे आई डोंट नो, बट पता आपको ही करना है। और कोर्स वो वाला करो, आजकल बहुत मतलब ऐसा ऐसा नाम दिया है ना, जैसे लगेगा कि अभी कुछ फोड़ देगा कुछ तोड़ देगा, लेकिन ना तो कुछ फोड़ पाते हैं ना तो कुछ तोड़ पाते हैं। बीकॉम एलएलबी नाम भी कोर्स का क्या है, बीकॉम एलएलबी मतलब बीकॉम भी करेगा लॉयर भी बनेगा। समझ में नहीं आता कैसे बन जाएगा एक साथ सब कुछ, मतलब ना तो लॉयर पे ठीक से बन पाता है ना तो कॉमर्स में कुछ अच्छा कर पाते हैं। मतलब ये ना, मतलब लोगों के सामने ना एक इस तरह का, मतलब क्या बताऊं, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सीरियसली आई एम रियली शॉक्ड कि क्या हो रहा है। लोगों का इतना पैसा बहुत मुश्किल का है, लेकिन इतना लूटना नहीं चाहिए। मुझे फ्रैंकली बताओ ना कि सर कितना फीस होना चाहिए था ये सब पढ़ाई का, जो भी पढ़ाई हो रहा है। मैं आपको इतना बताऊंगा फ्रैंकली कि फीस हार्डली होना चाहिए, ये जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट था हार्डली 2 से 3 लाख मैक्सिमम, वो भी 3 साल में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, वो बिल्डिंग का इतना खर्चा हो जाता है ना, कैसे उठाए, तो वो 3 लाख का खर्चा 8 लाख हो जाता है। वो लोग भी क्या करें। चलो कोई बात नहीं, ये फ्रॉड तो था नहीं, ये फ्रॉड था नहीं जो मैं बता रहा था, बट मैं आपको एक एजुकेशनल सिस्टम बता रहा था जो प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ओके, तो ये समझ में आपको आ गया कि शेयर अलॉटमेंट कॉलेज के बारे में भी मैंने बताया, बट कॉलेज जो था वो फ्रॉड नहीं था, आप लोग गलत मत लेना। ओके, अच्छा शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सन इशूइंग प्रॉस्पेक्ट, ये भी बता दिया, बट द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। For example, A says to B, if you do not deny it, I shall assume that horse is sound. A says nothing, his silence amounts to speech. I have already discussed these things. So in case of fraudulent silence, contract is not voidable if the party whose consent was so obtained and had the means of discovering the truth with ordinary diligence. आपको बात समझ में आया? अरिजीत देखो, आपने सवाल किया था एक बार कि सर अगर मतलब ये तो पहले से ये लोग रेडी कर रहे हैं ना कि हाँ आप अगर चुप रहोगे तो मैं मानूंगा कि आप घोड़ा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले से रेडी कर रहे हो कि इसी तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, चुप्पी से ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये था मिस आपका फ्रॉड था, एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया साइलेंस के बारे में काफी सारा मैटर मैंने आपके साथ डिस्कशंस किया। तो ठीक है, और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट दिन इसी का कंटिन्यूशन चलेगा, मिस रिप्रेजेंटेशंस एज वेल एज मिस्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर आप मैट में देख सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ मुझे बोलना, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि यहाँ पर कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, कोअर्शन के साथ अनडू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कशंस कर लिया, थोड़ा पॉपुलर है टॉपिक, कोअर्शन अनडू इन्फ्लुएंस पॉपुलर टॉपिक है, प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिएगा। फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी पॉपुलर टॉपिक। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बाकी और भी कुछ अच्छा पॉइंट्स है नेक्स्ट दिन क्लास में बताते हैं। बताना क्लियर है ना फ्रॉड टोटली। मेयर साइलेंस, केवी टेम्पटर, बहुत अच्छा पॉइंट में डिस्कशन हुआ। साइलेंस में कब साइलेंस फ्रॉड हो सकता है, कब साइलेंस फ्रॉड नहीं हो सकता है। ठीक है, वो पिग्स वाला एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, वो अनसाउंड हॉर्स में केस में तो साइलेंस जब अगर पहले से बता दिया जा रहा है, बहुत ही वाइटल पॉइंट था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, फ्रॉड में ही टाइम निकल गया। लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना मैं कवर कर रहा हूँ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना आप समझ पा रहे हैं। मैं चाहूँ ना एक ही दिन में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करा सकता हूँ आप सबको, लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट कितना हो रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आप घर में अलग से ना समझो, समझने का काम तो क्लास में होगा, घर में बस आपको रिवाइज करके प्रैक्टिस करके लिखना है।
आप लोग मुझे लिख के प्रैक्टिस कॉपी दिखाओ ना। विशाल विशाल एक बहुत अच्छा चीज करता है, जो भी करता है ना वो कंप्यूटर में टाइप करता है। विशाल क्या लॉ का भी टाइप चल रहा है विशाल? यस सर। विशाल तेरा लॉ का जो टाइप तू कर रहा है वो सब मुझे शेयर करना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, उसको पीडीएफ बना के मुझे शेयर करना। जो भी तू टाइप कर रहा है उसको वर्ड में टाइप कर रहा है, टाइप करके उसको पीडीएफ क्रिएट करना, पीडीएफ क्रिएट करके मुझे शेयर करना, मैं देखना चाहूंगा। बहुत अच्छा काम कर रहा है विशाल तू। अगर इस तरह का तू रेगुलर करेगा ना तो ये तेरे लिए पहला बात, तेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा हो रहा है। फ्यूचर एग्जामिनेशन पैटर्न में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग मतलब ये पेन एंड कॉपी जैसा एग्जामिनेशन पैटर्न में भी एबोलिश हो सकता है बिकॉज पैंडेमिक, कोरोना, ये सब प्रॉब्लम के कारण। हो सकता है कि इन फ्यूचर एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, इवन कॉलेज एग्जामिनेशन भी इस तरह का डिजिटल में हो जाए। और हो सकता है कि आपको टाइप करके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी जवाब देना पड़े। जैसे ऑब्जेक्टिव इज वेरी इजी, बट सब्जेक्टिव भी आप टाइप करके देना जरूरी हो सकता है। तो इसीलिए ये विशाल जो कर रहा है ये बहुत फ्यूचर है इसका। मैं इसलिए विशाल को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ इस पैटर्न पे। मैं बाकियों को भी बोलूंगा कि आप लोग भी अपना नोट्स कंप्यूटर में टाइप करो, अपना लैपटॉप में, डेस्कटॉप में टाइप करो, टाइप करके अपना नोट खुद बना लो, और ये टाइपिंग स्पीड भी आपका डेवलप होगा। और ये फ्यूचर हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी कुछ फॉरेन एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं, लाइक मैं आपको अभी बता देता हूँ, ACCA होता है एक, जो इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इस तरह से होता है। CFA का कुछ एग्जामिनेशन इसी तरह से होता है, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारा प्रोफेशनल बॉडी इस तरह से एग्जामिनेशन लेते हैं, स्पेशली फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है इन द नियर फ्यूचर कि ये सारा का सारा एग्जामिनेशन पैटर्न इन इंडिया आल्सो सब्जेक्टिव पैटर्न में कंप्यूटराइज्ड हो जाए, और इन दैट केस ये टाइपिंग बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि विशाल कर रहा है, उसका टाइपिंग का कोर्स भी है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक टाइपिंग का ना एक सॉफ्टवेयर भी होता है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या नाम है? टाइपो मास्टर ना क्या है विशाल, क्या नाम है? टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर। आप उसको भी यूज कर सकते हो, उसको यूज करके अपना टाइपिंग स्किल